अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग खत्म होगी या फिर दोबारा पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो जाएगी, पूरी दुनिया को इस सवाल के जवाब का इंतजार है। और इस सूरत हाल में दोनों जानिब से सामने आने वाले गैर मुतवक्के बयानात और इक़दामात की वजह से सूरत हाल इंतहाई हसास और पेचीदा हो गई है। और अब के जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अमेरिका के नए प्रपोजल पर ईरान के जवाब का इंतजार है और खुद ट्रंप इंतजामिया के अहम अरकान का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि ईरान आज अपना जवाब दे देगा। तो इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कशीदगी से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है और एक बार फिर जंग दोबारा शुरू होते होते रह गई है। ताहम अमरीकी हुक्काम अब भी इस कशीदगी को डाउन प्ले कर रहे हैं और उनका कहना है कि सीज़ फायर बरकरार है, मगर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की है। अहम बात यह है कि हालिया कशीदगी उस वक्त सामने आई कि जब कल रात को ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अमरीकी नेवी ने ईरान की बंदर अब्बास और कशम पोर्ट पर हमले किए हैं और ईरानी सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास और कशम जजीरे में धमाकों की इतला देते हुए कहा कि ये धमाके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से मुतअद्दिद छोटे ड्रोन्स को रोके जाने के नतीजे में हुए हैं। इस दौरान यह खबर सामने आई कि ईरान की टॉप ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजेरा के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में एक ईरानी ऑयल टैंकर और एक और बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर दी है और इसके जवाब में ईरान भी सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगा। और फिर ईरानी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि ईरान ने अमरीकी कार्रवाइयों के जवाब में अमरीकी अफवाज पर मुतअद्दिद मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए हमला कर दिया है। इन रिपोर्ट्स के साथ वीडियोस भी जारी कर दी गई जिनमें बड़े पैमाने पर मिसाइल लॉन्चिंग देखी जा सकती है और इन मिसाइल के दागे जाने से पहले इन पर शहीद ईरानी फौजियों की तस्वीर और इंतकामी पैगामात भी देखे जा सकते हैं। इसी तरह कल रात को ईरानी फोर्सेस ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब एक कमर्शियल बहरी जहाज़ को भी अपने कब्जे में ले लिया है और इस हवाले से ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी की है जो नाजरीन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी फोर्सेस के अहलकार एक बड़े कमर्शियल जहाज़ में घुसकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके अलावा कल रात को इस कशीदगी के दौरान तेहरान की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि मुमकिना हमलों की वजह से तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को एक्टिवेट कर दिया गया है। जबकि अब से कुछ देर पहले अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने एक्स पर ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमले की वीडियो जारी कर दी है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों ईरानी ऑयल टैंकर्स पर एक हमला होता है जिसके बाद टैंकर्स में धमाका हो जाता है और धुएं का गहरा बादल उठता है जो कि नज़र आता है। ये वीडियो जारी करते हुए सेंटकॉम ने लिखा है कि अमेरिकी फोर्सेस ने 8 मई को खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने से पहले 2 ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स को नाकारा बना दिया है क्योंकि ये दोनों जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सेंटकॉम के बयान में मज़ीद लिखा है कि इससे पहले 6 मई को अमरीकी अफवाज ने एक और ईरानी परचम बरदार जहाज़ को भी नाकारा बनाया था कि जब वो खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था और अब ये तीनों जहाज़ ईरान की तरफ सफ़र नहीं कर रहे। इससे पहले कल रात को अमेरिका की सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि अमरीकी फोर्सेज ने 7 मई को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से खलीज ओमान की तरफ जाते हुए ईरानी हमलों को रोकने के लिए दिफाई कार्रवाई की है। ईरानी अफवाज ने उस वक्त मुतअद्दिद मिसाइल हमले किए और ड्रोन और छोटी कश्तियां रवाना कर दी कि जब अमेरिका के 3 बहरी जंगी जहाज़ इस बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे। ताहम इन हमलों में किसी भी अमरीकी असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सेंटकॉम ने अपनी तरफ आने वाले खतरात को ख़त्म कर दिया और फिर जवाब में उन ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जो अमरीकी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थीं। इन तनसीबात में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी के मकामात शामिल थे। सेंटकॉम ने मज़ीद लिखा कि अमरीका कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता लेकिन अमरीकी फोर्सेस अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। और फिर सेंटकॉम की इस पोस्ट के तकरीबन 1 घंटे बाद सदर ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिख दिया कि 3 वर्ल्ड क्लास अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स कामयाबी के साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर गए हैं। हालांकि उन पर हमला किया गया था। इन तीनों जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन ईरानी हमलावरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमलावर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं जिनमें कई छोटी कश्तियां भी शामिल थीं जो ईरान की तबाह होने वाली बहरिया की जगह इस्तेमाल हो रही थीं। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि इन छोटी कश्तियों को इंतहाई तेज़ी और महारत के साथ समंदर की तह में पहुंचा दिया गया है। ईरान की तरफ से अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल भी दागे गए लेकिन उन्हें भी आसानी से तबाह कर दिया गया। इसी तरह ड्रोन भी आए मगर वो भी फ़िज़ा में ही गिरा दिए गए। सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि एक आम मुल्क इन अमरीकी जहाज़ों को गुजरने देता लेकिन ईरान एक आम मुल्क नहीं है। ईरान की क़यादत पागल लोगों के हाथ में है और अगर उन्हें एटमी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला तो वो ज़रूर करेंगे लेकिन अमरीका उन्हें ऐसा करने का मौका कभी नहीं देगा। इसी दौरान ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए लिखा कि अगर ईरान ने जल्द मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो अमेरिका आइंदा इससे भी ज़्यादा सख्त और पुरतशद्दुद कार्रवाई करेगा। ये तीनों अमेरिकी जंगी जहाज़ अब दोबारा
अमरीकी बहरी नाकाबंदी का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि हकीकत में एक आहनी दीवार है। अहम बात यह कि इस दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी दावा किया कि ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स की वजह से उसने अपना फिजाई दिफाई निज़ाम एक्टिवेट कर दिया है। और आज मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के फिजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है और इन हमलों में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। बयान में मजीद लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के हमलों के आगाज़ से अब तक फिजाई दिफाई निज़ाम ने मजमूई तौर पर 551 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 29 क्रूज मिसाइल्स और 2263 ड्रोन्स को नाकारा बनाया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने मजीद कहा कि वह हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। यानी एक बार फिर कल रात को अमरीका और ईरान आमने सामने आए और फिर ईरान ने बदले में हमला मुत्तहिदा अरब अमारात पर कर दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इस हफ्ते के आगाज़ में भी इसी तरह की सूरत हाल सामने आई थी और अमरीकी सदर ट्रंप ने अचानक से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कमर्शियल जहाज़ों को गुजारने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान कर दिया था। और फिर जब अमरीकी नेवी के जंगी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को गुजारने के लिए आगे बढ़े तो ईरानी फोर्सेस ने दावा कर दिया कि उन्होंने ईरानी साहिल के करीब आने वाले एक अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दागे हैं, जबकि अमरीका ने इसकी तरदीद करते हुए यह दावा कर दिया था कि अमरीकी फोर्सेस ने अमरीकी बहरी जहाज़ों की तरफ आने वाली ईरानी फ़ौज की मुतादिद छोटी बोट्स को निशाना बनाया है। ताहम ईरान ने इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि अमरीका ने सिविलियन बोट्स को निशाना बनाया है और इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी दावा किया था कि ईरान ने उसकी तरफ मुतादिद मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया है। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह धमकी भी दी थी कि वो इन हमलों पर जवाब देने का हक रखता है, मगर फिर ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर इन हमलों को तस्लीम ही नहीं किया। लेकिन इस शदीद कशीदगी के बावजूद सीज़ फायर बरकरार रही और ट्रंप इंतज़ामिया भी मुसलसल इसी बात पर इसरार करती रही कि इन हमलों से सीज़ फायर पर कोई असर नहीं पड़ता। और फिर ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को ही आर्जी तौर पर रोक दिया। और अब एक दफ़ा फिर ऐसी ही सूरत हाल है और ईरान और अमरीका के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हालिया कशीदगी के बाद कल जब ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या सीज़ फायर अब भी बरकरार रहेगी, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, ये अभी भी जारी है और अगर जंग बंदी ख़त्म हो गई तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ ईरान से उठती हुई एक बड़ी रोशनी देखने की ज़रूरत होगी और ईरान के लिए बेहतर है कि वो जल्द मुआहदा कर लें। अगर मुआहदा ना हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. How it's going, the talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. मुतादिद तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ट्रंप की जानिब से ईरान में एक बड़े धमाके से उनका इशारा एटम बॉम्ब के इस्तेमाल की तरफ है और इससे पहले भी ट्रंप कई दफ़ा ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की धमकी दे चुके हैं, स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दे चुके हैं। और तकरीबन 2 हफ्ते पहले ऐसी ही धमकियों के बाद जब ट्रंप से सवाल हुआ था कि क्या आप ईरान में एटम बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे, तो इस पर ट्रंप बरहम हो गए थे और कहा था कि ये एक अहमकाना सवाल है। Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on Truth Social a few weeks ago. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon? We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. इसके अलावा आज वेटिकन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत हाल पर कहा कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ड्रोन हमलों पर जवाब नहीं देगा, लेकिन इसका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस दौरान मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हमें तवक्को है कि आज ईरान की तरफ से प्रपोजल पर जवाब मिल जाएगा। We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. That's what you saw. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. If you fire a drone or a missile at our destroyer, what are we supposed to do? Let it hit it? We have to respond to it. We have to knock down the missile and we have to knock out whatever it is that launched that missile. The alternative is to let it sink one of our ships. That's crazy. इस सारी सूरत हाल में अमरीकी हुक्काम का तो ये कहना है कि हालिया कशीदगी से सीज़ फायर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अमरीका दोबारा जंग का आगाज़ नहीं करेगा। लेकिन ईरान की फौजी क़यादत का कहना है कि अमरीका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इस पूरी सूरत हाल पर रद्दमल देते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा
कि हर बार जब सिफारती हल मेज़ पर आता है तो अमेरिका गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक मिलिट्री एडवेंचर का इंतखाब करता है। क्या ये महज दबाव डालने की एक हिकमत अमली है या फिर कोई ऐसा शख्स है जो दोबारा सदर ट्रंप को एक नए दलदल की तरफ धकेल रहा है? वजह कुछ भी हो, नतीजा एक ही है। ईरानी कभी दबाव के सामने नहीं झुकते और सिफारतकारी हमेशा मुतासिर होती है। अब्बास इराक़ची के इस बयान में ईरान की मिसाइल्स के ज़ख़ीरे से मुताल्लिक CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल भी शामिल है। उन्होंने लिखा कि CIA गलत है। हमारी मिसाइल्स और लॉन्चर्स की सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं है, बल्कि दुरुस्त अंदाज़ा 120% है। और जहाँ तक अपने लोगों के दिफा की तैयारी का ताल्लुक है तो हमारी तैयारी 1000% है। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के नए प्रपोजल पर ईरान का जवाब अब भी सामने नहीं आया है और ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरान अब भी इस प्रपोजल का बगौर जायज़ा ले रहा है और किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही वो अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को देगा। और आज मुसलसल तीसरे दिन ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है और हम जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो इसका ऐलान भी कर देंगे। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी ताहाल बरकरार है और ट्रंप का कहना है कि नाकाबंदी उसी सूरत में ख़त्म होगी कि जब ईरान उनकी शराइत पर मुआहदे पर इत्तफाक करेगा। अहम बात यह है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि ट्रंप ईरान की नाकाबंदी को ईरान पर दबाव के लिए इंतहाई मौसर समझते हैं और ट्रंप ने खुद भी कई मरतबा इसी तरह के इशारे दिए हैं। दिलचस्प बात यह कि ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी के बाद कई बार यह दावा भी किया कि ईरान इस वक्त शदीद दबाव में है और नाकाबंदी की वजह से उसकी तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर हो चुकी है और ईरान की तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत भी ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से ईरान की तेल की प्रोडक्शन को शदीद नुकसान पहुंचेगा। और 22 अप्रैल को तो ट्रंप ने यह तक दावा कर दिया था कि 3 से 5 दिन के अंदर ईरान के तेल के कुएँ फट जाएंगे। मगर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने इस पर तंज करते हुए कहा था कि 3 दिन गुजर गए लेकिन तेल का कोई कुआं फटा नहीं। हम इसको 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और तेल के कुएं को लाइव भी नशर कर सकते हैं। और अब अमेरिका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी को 1 माह से भी ज़ायद का अरसा गुजर गया है, मगर अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि ईरान का कोई तेल का कुआं फटा हो। जबकि अब खुद CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि ईरान अमेरिका की नाकाबंदी को 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इस हवाले से अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इस हफ्ते ट्रंप इंतजामिया के पॉलिसी साजों को फराहम की गई CIA की एक खुफिया रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद कम अज़ कम 3 से 4 माह तक अपना निज़ाम चला सकता है, इससे पहले कि उसे शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना हो। इस रिपोर्ट से ये सवाल पैदा हो रहा है कि शायद सदर ट्रंप जितना पुरउम्मीद हैं जंग उतनी जल्द ख़त्म ना हो। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई हफ्तों की शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी काफ़ी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल रखने की सलाहियत रखता है। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान के पास जंग से पहले मौजूद मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स का तकरीबन 75% और मिसाइल ज़ख़ीरे का तकरीबन 70% अब भी मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरानी हुकूमत ने अपने ज़्यादातर ज़ेर ज़मीन मिसाइल डेपोज़ को दोबारा फ़ाल कर लिया है, जबकि कुछ ख़राब मिसाइल्स की मरम्मत भी कर ली है और बाज़ नए मिसाइल्स भी तैयार कर लिए हैं जो जंग शुरू होने से पहले तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। ट्रंप ने बुध को ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए ईरान की सूरत हाल को कुछ अलग अंदाज में पेश किया था और कहा था कि ईरान के ज़्यादातर मिसाइल तबाह हो चुके हैं, शायद उनके पास अब 18 या 19% मिसाइल ही बाकी रह गए हैं, जो पहले के मुकाबले में बहुत कम है। मगर 3 मौजूदा और एक साबिक अमरीकी ओहदेदार ने CIA की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अहम निकात की तस्दीक कर दी है। ताहम एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने अमरीकी नाकाबंदी के असरात पर जोर देते हुए कहा कि सदर ट्रंप की नाकाबंदी ईरान को हकीकी और बढ़ता हुआ नुकसान पहुंचा रही है। ईरान की तिजारत बंद हो रही है, आमदनी तबाह हो रही है और मुआशी निज़ाम तेज़ी से बहरान का शिकार हो रहा है। साथ ही ईरान की फ़ौज को शदीद नुकसान पहुंचा है, उसकी बहरिया तबाह हो चुकी है और उसके रहनुमा छुपे हुए हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि वो सख्त हालात में भी कायम रह सकता है। अमरीकी ओहदेदारों में से एक के मुताबिक उनके ख्याल में ईरान की तवील मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करने की सलाहियत CIA के अंदाजे से कहीं ज़्यादा है। अमरीकी ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि ईरानी क़यादत ज़्यादा सख्तगीर, पुरअज़म और इस बात पर ज़्यादा पुरएतमाद हो गई है कि वह अमरीका की सियासी ख्वाहिश से ज़्यादा देर तक कायम रह सकती है और ईरान के अंदर किसी भी मज़ाहमत को दबाने के लिए अंदरूनी सख्ती बरकरार रख सकती है। 7 अप्रैल को जंगबंदी होने के 1 हफ्ते बाद ट्रंप ने ईरान पर बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी, जिसका इतलाक ईरान की बंदरगाहों में दाखिल होने और वहाँ से निकलने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर कर दिया गया। और फिर ट्रंप मुसलसल ये कहते रहे कि इस नाकाबंदी से ईरान की मईशत तबाह हो जाएगी, उनका तेल की तरसील का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ताहम वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक CIA की रिपोर्ट से वाकिफ़ 4 अफराद का कहना है
कि CIA के अंदाजे के मुताबिक ईरान अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 90 से 120 दिन और शायद इससे भी ज़्यादा अरसे तक शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना किए बगैर गुजारा कर सकता है। इन 4 अफराद में से एक के मुताबिक ईरान अपने तेल के कुछ हिस्से को उन ऑयल टैंकर्स में ज़ख़ीरा कर रहा है जो नाकाबंदी की वजह से खाली पड़े थे, जबकि ईरान अपने तेल के कुओं में बहाव भी कम कर रहा है ताकि वो फ़ाल रहें। इस शख्स ने मजीद कहा कि ईरान की मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है जितना बाज़ लोगों ने दावा किया है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर ईरान ज़मीनी रास्तों से तेल स्मगल करने में कामयाब हो जाता है तो मुमकिन है कि CIA का तज्जिया ईरान की मुआशी मजबूती को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ट्रक्स और ट्रेन्स के काफ़िले बहरी जहाज़ों और खुले समुद्री रास्तों जितना तेल तो मुंतकिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके ज़रिए ईरान को कुछ मुआशी सहारा ज़रूर मिल सकता है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान में यह ख्याल भी मौजूद है कि वो सेंट्रल एशिया के रास्ते रेल के ज़रिए कुछ तेल मुंतकिल करना शुरू कर सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरानी हथियारों के मामले में CIA की खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास मौजूद मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर्स अब भी काफ़ी ख़तरनाक और ताकतवर हैं, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ख्याल किया जाता था कि ईरान के पास तकरीबन 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स और हज़ारों ड्रोन्स मौजूद थे। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान के दोबारा बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का वक्त अब पहले से भी कम हो गया है, यानी ईरान अब ज़्यादा तेज़ी के साथ नए मिसाइल बना सकता है। जबकि दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को कंट्रोल करने के लिए महंगे मिसाइलों से भी ज़्यादा अहमियत कम कीमत ड्रोन्स की होती है। एक अमरीकी अहदेदार का इस हवाले से कहना है कि इसराइल की तरह दूर दराज इलाकों तक मार करने वाले मीडियम रेंज मिसाइलों के बरक्स ईरानी ड्रोन्स छोटे गोदामों और आसानी से छुपाई जा सकने वाली जगहों में तैयार किए जा सकते हैं। तल अवीव में कायम इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के एक सीनियर मुहक्किक के मुताबिक सिर्फ एक ड्रोन का किसी बहरी जहाज़ को लग जाना काफ़ी है, फिर कोई भी इन ऑयल टैंकर्स को इंश्योरेंस नहीं देगा। अप्रैल के आगाज़ में अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने अंदाज़ा लगाया था कि ईरान के आधे से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं और ईरान के पास हज़ारों यकतरफा हमला आवर ड्रोन्स मौजूद हैं। इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक साबिक अहदेदार के मुताबिक अगर नाकाबंदी कई महीनों तक भी जारी रही तो भी इससे ईरानी हुकूमत अमरीका के मुतालबात मानने पर मजबूर नहीं होगी, क्योंकि मसला ये है कि ईरानी समझते हैं कि उन्हें हथियार डालने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि आखिरकार ईरान में अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कामयाबियों के बावजूद इस जंग का नतीजा स्ट्रेटेजिक नाकामी भी हो सकता है। इसके अलावा अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद पहले से लोड किया गया ईरानी तेल अब भी आलमी मंडियों में पहुंच रहा है और उसके बदले ईरान को डॉलर्स मिल रहे हैं, हालांकि नई सप्लाई आगे नहीं बढ़ रही। इस हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की एक और रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर और बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत के डेटा के तज्जिए से मालूम होता है कि गुज़िश्ता माह खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी शुरू होने के बाद कम अज़ कम 13 ऑयल टैंकर्स ने ईरानी तेल को खुफिया तौर पर एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में ट्रांसफ़र किया है और ये ट्रांसफ़र इंडोनेशिया के करीब वाक़ एक इलाके रियाओ आर्कीपेलागो के नज़दीक हुई है। माहिरीन के मुताबिक ईरानी तेल की एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में ट्रांसफ़र एक खुफिया निज़ाम का हिस्सा है जिसने बरसों से ईरान को सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद तेल फ़रोख्त करने में मदद दी है। अगरचे नाकाबंदी ने खलीज फ़ारिस से ईरानी तेल की नई शिपमेंट्स को निकलने से बज़ाहिर रोक दिया है, लेकिन पहले से मुंतकिल किया गया यह तेल ईरान को वक्ती तौर पर माली फ़ायदा फराहम कर रहा है, क्योंकि पहले से समंदर में मौजूद तेल की ये शिपमेंट्स चीन या दीगर आलमी मंडियों तक पहुँच रही हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 16 अप्रैल के बाद की सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरानी परचम वाले 6 लोडेड ऑयल टैंकर्स 6 खाली टैंकर्स के साथ आकर खड़े हो जाते हैं और बज़ाहिर फेक यानी जाली झंडों के साथ मज़ीद 7 लोडेड ऑयल टैंकर्स दीगर खाली टैंकर्स के साथ नजर आते हैं। तेल की निगरानी करने वाली कंपनी टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक ये 13 जहाज़ अंदाज़न 2 करोड़ 20 लाख बैरल्स ईरानी खाम तेल मुंतकिल कर चुकी हैं, जिसकी मौजूदा आलमी कीमतों के हिसाब से मालियत $2 अरब से ज़्यादा हो सकती है। वाक़यात की तरतीब की बुनियाद पर टैंकर ट्रैकर्स ने यह नतीजा निकाला है कि इस ईरानी तेल की सप्लाई मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि पहले से लोडेड जहाज़ तस्वीर में खाली नज़र आ रहे थे और जबकि पहले से खाली जहाज़ लोड हो चुके थे। समंदरी इंटेलिजेंस कंपनी विंडवर्ड के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता से चीन जाने वाले समंदरी रास्ते में वाक़े इंडोनेशिया के करीब का ये इलाका यानी रियाओ आर्कीपेलागो तवील अरसे से ऐसी जगह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है जहां बहरी जहाज़ खुफिया तौर पर ईरानी तेल एक दूसरे को मुंतकिल करते हैं ताकि इसके असल ज़राए को छुपाया जा सके। अमरीकी हुकूमत के मुताबिक चीन ईरान का 90% से ज़्यादा खाम तेल ख़रीदता है। अगरचे वो ये तेल कम कीमत पर ख़रीदता है, लेकिन इससे हासिल होने वाली आमदनी ईरान के बजट का तकरीबन निस्फ बनती है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सैटेलाइट तस्वीर उन चंद तरीक़ों में से एक हैं जिनसे मालूम किया जा सकता है किस किस्म की मुंतकली हुई है।
क्योंकि इसमें शामिल टैंकर्स अक्सर अपनी लोकेशन शेयर ही नहीं करते। यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के मुताबिक ईरानी तेल की एक शिपमेंट मंजिल तक पहुंचने से पहले समंदर में कई बार एक जहाज से दूसरे जहाज में मुंतकिल की जा सकती है। इसमें शामिल जहाज़ों की रजिस्ट्रेशन मालूमात अक्सर गैर वाज़ेह होती हैं या वो जाली परचम इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल इंटेलिजेंस कंपनी केपलर के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख बैरल्स ईरानी तेल इस इलाके यानी रियाओ आर्कीपेलागो के करीब खड़े ऑयल टैंकर्स में मौजूद है, जो फरवरी के आगाज़ में तकरीबन 9 करोड़ बैरल्स था। केपलर ने बुध को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी भी ईरानी तेल की बड़ी मिकदार समंदर में मौजूद है, लेकिन नए सप्लाई नहीं आ रही है। लंदन के डिफेंस एंड सिक्योरिटी थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एक एनर्जी रिसर्चर के मुताबिक एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में मुंतकिल होने वाले तेल की फ़रोख्त से मुताल्लिक माली तफसीलात अमूमन गैर वाज़ेह होती हैं और बाज़ औक़ात जानबूझकर छुपाई जाती हैं और बाज़ ख़रीदार पहले ही जुज़वी अदायगी कर देते हैं, जबकि कुछ उस वक्त अदायगी करते हैं कि जब टैंकर किसी मुल्क की समंदरी हदूद में दाखिल हो जाता है या बंदरगाह तक पहुँच जाता है। ऐसे में अमरीकी नाकाबंदी शुरू होने के 3 दिन बाद अमरीकी बहरिया ने मशरिक़ वस्ता से बाहर भी ईरानी बरामदात के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं और अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस इकदाम के तहत अमरीकी अफवाज को इख्तियार हासिल है कि वो ईरान से मुंसलिक या ऐसे सामान ले जाने वाले किसी भी जहाज़ को रोक सकें जो ईरानी हुकूमत की मदद कर सकता हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी मौजूद हो। सैटेलाइट तस्वीर और जहाज़ों की ट्रैकिंग के डेटा के मुताबिक 16 अप्रैल के बाद मजीद 5 ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स रियाओ आर्कीपेलागो के करीब ईरानी तेल के साथ पहुँचे हैं। अगरचे सैटेलाइट तस्वीर में ये नहीं देखा जा सकता कि इन ऑयल टैंकर्स ने अपना तेल उतारा है या नहीं उतारा, लेकिन टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक इनमें से एक जहाज़ बाद में मगरिब की तरफ चला गया और खाली था, जबकि बाकी जहाज़ों के बारे में वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने अपना तेल अनलोड किया या नहीं। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए जहाज़ आमतौर पर खलीज ओमान से सफ़र करते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरते हैं, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक तंग और मसरूफ़ आबी रास्ता है। इस रास्ते से गुजरते वक्त जहाज़ों के लिए अपनी लोकेशन शेयर करना लाजमी होता है, जिससे इन टैंकर्स की एक मुख्तसर लेकिन नायाब झलक मिलती है, जो आमतौर पर अपने ट्रांसपोंडर्स बंद रखते हैं। लेकिन पीर तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक ईरानी तेल से भरा हुआ कोई भी बड़ा ऑयल टैंकर गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान स्ट्रेट ऑफ मलाका से नहीं गुजरा है, जो जंग शुरू होने के बाद सबसे तवील वक्फा है। ये तब्दीली जाहिर करती है कि ईरानी तेल ले जाने वाले बहरी जहाज़ अब स्ट्रेट ऑफ मलाका से बचकर निकल रहे हैं, जहां इनकी नकलो हरकत ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है। हालांकि इससे उनके सफ़र का वक्त बढ़ जाता है। जबकि ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि अमरीकी ब्लॉकहेड के बाद ईरान ने चीन के साथ रेल नेटवर्क के ज़रिए तिजारत बढ़ा दी है। पहले चीन और ईरान के दरमियान हफ्ते में एक कार्गो ट्रेन चलती थी और अब 13 अप्रैल से अमरीकी ब्लॉकहेड के बाद 3 से 4 दिन में एक कार्गो ट्रेन चल रही है, जबकि अब फ्रेट कॉस्ट में 40% का इजाफा भी हो गया है और इस हफ्ते 40 फीट के एक कंटेनर के लिए $7,000 का फ्रेट चार्ज किया गया। खबर के मुताबिक रेल का ये रास्ता, जो कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से होकर गुजरता है, ये रास्ता अमेरिका के ब्लॉकहेड से रुकने वाली तिजारत का छोटा हिस्सा ही पुर कर सकता है और इस वक्त इस रेल नेटवर्क के जरिए इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स ही चीन से ईरान जा रही हैं, जिनमें गाड़ियों के पार्ट्स, जनरेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात शामिल हैं। जबकि अब तक ये तिजारत वन वे ही रही है, यानी ईरान से ज़्यादा अशिया चीन नहीं जा पा रही हैं। मगर ईरानी ऑफिशियल्स ये कह चुके हैं कि वो सोच रहे हैं कि किसी स्टेज पर रेल रूट के जरिए पेट्रोल और फ्यूल भी एक्सपोर्ट करें। माजी में कभी कभार ये ट्रेन हफ्तों नहीं चलती थी, मगर अब ईरान और चीन के दरमियान ये मई के पूरे महीने के लिए बुक हो चुकी है, जबकि जून में इस ट्रेन की कैपेसिटी मजीद बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है। एक ट्रेन 40 फीट के 50 कंटेनर्स लेकर जाती है। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर इतना बाअसर या सिफारती तौर पर इतना फाल नहीं था जितना आज नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान के इमेज में इस बड़ी तब्दीली की अहम वजह गुज़िश्ता साल मई में होने वाली पाक भारत जंग और मार्का हक की कामयाबी है, जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत पर गैर मामूली फौजी बढ़तरी हासिल की, चंद मिनटों में रफाल समेत 8 तैयारे मार गिराए, बल्कि सिफारती तौर पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया और दुनिया को अपने मौक़िफ़ पर कायल कर लिया। सदर ट्रंप, जिन्हें मोदी अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करते नहीं थकते हैं और ईरान जंग में पाकिस्तान को मरकज़ी सालिस करार देते हैं। ईरान, जो इंडिया के बहुत करीब रहा है, वो भी बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करता है और भरपूर भरोसे का इजहार करता है। साथ ही भारत में आज़ाद तज्ज़ियों के लिए पहचाने जाने वाले सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि जंग में पाकिस्तान को भारत पर बढ़तरी हासिल हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान का कद बढ़ चुका है। मई की पाक भारत जंग की वजह से दुनिया की तवक्कात के बरस पाकिस्तान को 5 बड़ी कामयाबियाँ मिली। उनमें से पहली कामयाबी ये है कि पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि भारत अगर पाकिस्तान के किसी इलाके पर फौजी कंट्रोल हासिल करना चाहता है तो ये नामुमकिन है।
क्योंकि पाकिस्तान एक कंपीटिंग मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान को दूसरा फ़ायदा सिफारती लिहाज से हुआ। माजी में जब भी भारत में दहशतगर्दी के हमले होते थे तो आमतौर पर पाकिस्तान अकेला रह जाता था और भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, लेकिन इस दफ़ा भारत को ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली। यहाँ तक कि अमेरिका से भी सपोर्ट नहीं मिली। दुनिया के दीगर ममालिक ने भी न्यूट्रल रवैया रखा और दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने पर जोर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान को जो तीसरी कामयाबी मिली वो भी एक बड़ी कामयाबी थी। माजी में जब भी ऐसा कोई वाक़या होता था तो हमेशा आलमी मीडिया में पाकिस्तान की मनफी कवरेज होती थी और भारतीय बयानिए को बहुत ज़्यादा जगह मिलती थी, मगर इस दफ़ा सूरत हाल इससे मुख्तलिफ थी। न सिर्फ 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर भारत के हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान आलमी मीडिया पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मस्बत कवरेज मिली और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा गया, बल्कि गुज़िश्ता बरस 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत को तहकीकात की पेशकश और भारत के पास ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी को भी बैनुल-अक़वामी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा कवरेज हासिल रही। CNN हो, BBC हो, वॉशिंगटन पोस्ट या वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, फ्रांसीसी अखबार ले मोंड हो, स्काई न्यूज़ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गार्डियन हो, ब्लूमबर्ग हो या रॉयटर्स हो, तकरीबन तमाम आलमी सहाफ़ती इदारों में पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाक़े की मजम्मत, फिर तहकीकात में ताउन की पेशकश और फिर मिलिट्री टकराव के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ और कामयाबियों की बहुत ज़्यादा मस्बत कवरेज देखी गई। इसके अलावा पाकिस्तान को चौथी बड़ी कामयाबी ये मिली कि मसला कश्मीर दोबारा दुनिया की नज़रों में आ गया। भारत की मुसलसल कोशिश थी कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद कश्मीर को एक सेटल्ड इशू समझा जाए, मगर इस तनाज़े के बाद दुनिया के सामने ये भी वाज़ेह हो गया कि कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है जो 2 एटमी क़ुव्वतों को किसी भी वक्त जंग के दहाने पर ला सकता है। उस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात की असल वजह करार देते हुए अपनी पोस्ट में कहा था कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा कश्मीर पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहस का मौजू भी बन गया और ये बात हो रही थी कि मसला कश्मीर को दुनिया भूली हुई थी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है और किसी भी मौके पर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को इस सूरत हाल से मिलने वाली 5वीं कामयाबी अमरीका और मगरबी ममालिक के पाकिस्तान के साथ रवैये से मुताल्लिक है। अरसे से अमरीका और मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्लब कर दिया था और भारत को अलग से डील करना शुरू कर दिया था, मगर इस जंग के दौरान मुसलसल ये तासुर उभरा कि पाकिस्तान और भारत दोबारा क्लब हो गए हैं और इसके बाद ईरान जंग में तो भारत तनहा नजर आया और पाकिस्तान पीस प्रोसेस को लीड कर रहा है। और जहां गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मोदी हुकूमत इस काम में लगी रही कि भारतीय अवाम के सामने किसी भी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब दिखाए, तो वहीं भारतीय फ़ौज, सहाफ़त और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद शख्सियात ने मोदी हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। पाक भारत जंग को 1 साल गुजरने पर भारत से इसी तरह के तज्ज़िये दोबारा सामने आ रहे हैं। भारत के रिटायर्ड कर्नल आलोक अस्थाना, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक किताब भी लिखी है, उन्होंने भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर के लिए लिखा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में कोई फातेह था तो वो भारत नहीं था। आर्टिकल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का यह तनाज़ा दहाइयों तक स्टडी किया जाता रहेगा, तारीखी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी। और एक सवाल जिसका भारत ने अभी तक जवाब नहीं दिया वो ये है कि आखिर भारत ने क्या जीता। सूरत हाल बज़ाहिर सादा थी, एक बहुत बड़े मुल्क का एक हकीकी सानहे के बाद इकदाम करना जिससे एक फैसला कुन नतीजा पैदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ख़ासतौर पर फ़िज़ाई जंग में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तान जैसी निस्बतन कमज़ोर रिवायती ताकत ने कैसे एक बड़े और बेहतर मुसल्लह दुश्मन का मौसर मुकाबला कर लिया और क्यों भारत की ये बरतरी अमली तौर पर साबित ना हो सकी और क्यों इस जंग का कोई मुस्तकिल सियासी नतीजा ना निकल सका? इसका जवाब 2 मुतवाज़ी अवामिल में है। 3 पाकिस्तानी फोर्स मल्टीप्लायर्स जिन्होंने पाकिस्तान की सलाहियत को बढ़ा दिया और 3 भारतीय फोर्स डिवाइडर्स जिन्होंने भारत की ताकत को कमज़ोर कर दिया। दोनों का ईमानदाराना तज्ज़िया ज़रूरी है जो कि भारत का सरकारी बयानिया अभी तक पेश करने से गुरेज कर रहा है। रिटायर्ड भारतीय कर्नल आलोक अस्थाना मज़ीद लिखते हैं कि पाकिस्तान की साइड से 3 चीज़ें नुमायाँ थीं। पहली चीज़ मुंतखब सलाहियतों की तरक्की यानी मुकम्मल मॉडर्नाइजेशन के बजाय पाकिस्तान ने उन शोबों में सरमायाकारी की जहां भारत कमज़ोर था, जैसे एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट। दूसरी चीज़ बेहतर इंटीग्रेशन थी यानी कमांड सिस्टम की बेहतर तकसीम, सेंसर फ्यूजन नेटवर्क्स और मल्टी लेयर्ड दिफाई निज़ाम ने ऐसे मजमूई असरात पैदा कर दिए जिन्होंने इनफरादी हथियारों की ताकत मजीद बढ़ा दी। तीसरी चीज़ चीन की हिमायत थी जो 2019 में भारत की जानिब से आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद तेज़ी से बढ़ी। इसमें J-10C लड़ाका तैयारे, PL-15 मिसाइल सिस्टम, HQ-9 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें शामिल थीं जिन्होंने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया। इसके बरक्स भारत की तरफ से 3 चीज़ों ने भारत की बढ़तरी को कमज़ोर कर दिया। कमांड की हद से ज़्यादा मरकज़ियत ने अहम मौक़े पर फैसला साजी को सुस्त कर दिया। इंटेलिजेंस निज़ाम आर्टिकल 370 के बाद मकबूजा कश्मीर में इंसानी खुफिया नेटवर्क्स के टूटने से कमज़ोर हो गया। वही नेटवर्क्स मुमकिन तौर पर पहलगाम जैसे हमले की पेश की इतला दे सकते थे। इसके अलावा भारत की इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी रद्द अमल पर मबनी थी, जबकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी एंटीसिपेटरी यानी पहले से आगे बढ़कर इतला देने की थी, जिससे अवामी राय पर असर कायम हो गया, जिसे बदलना मुश्किल था। सबसे वाज़ेह मिसाल इस गलतफहमी की है कि जो PL-15
मिसाइल और भारतीय फिजाइया के पायलट्स के हवाले से हुई, जिन्होंने रफाल समेत अपने तैयारे इस मिसाइल की रेंज में उड़ाए, जबकि वो समझ रहे थे कि वो महफूज फासले पर हैं। भारतीय इंटेलिजेंस ने PL-15 की मौसर रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर समझी थी। इसी बुनियाद पर भारतीय हमलावर पायलट्स पाकिस्तान से 150 से 200 किलोमीटर के फासले पर कार्रवाई कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो महफूज हैं, लेकिन वो महफूज नहीं थे। पाकिस्तान के पास PL-15E मॉडल था, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर थी। ये फर्क भारतीय मंसूबा साजों को मालूम ही नहीं था। भारतीय पायलट्स जिन्हें तहफ्फुज़ का यकीन था, उन्हें असल में पाकिस्तानी पायलट्स की जानिब से ट्रैक करके निशाना बनाया जा रहा था। नतीजतन तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। आलोक अस्थाना मजीद लिखते हैं कि चीनी मुफक्किर सैन जू ने कहा था कि अगर आप खुद को जानते हैं मगर दुश्मन को नहीं जानते हैं तो हर कामयाबी के साथ एक शिकस्त भी मिलती है। ये सिर्फ फलसफा नहीं रहा, बल्कि रफाल तैयारे गिरने की सूरत में अमली हकीकत बन गई। भारत के सरकारी अहदाफ के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के 2 मकासद थे, यानी पहलगाम कत्लेआम के जिम्मेदारों को सजा देना और सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह करना। 10 मई को भारत ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया और कहा कि ऐसा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया। सवाल यह है कि क्या ये दोनों मकासद हासिल हो गए थे? अगर हाँ, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर आइंदा भी जारी रखने की बात क्यों की गई? और अगर नहीं, तो फिर भारत ने जंग क्यों रोकी? और अगर ये अमरीकी दबाव की वजह से हुआ तो स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का सवाल लाजमी बनता है, चाहे सरकारी सतह पर इनकार ही होता रहे। अमेरिका के वजीर खारजा ने दावा कर दिया कि दोनों ममालिक ने वसीतर मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया है, लेकिन इसे भारत ने फौरन रद्द कर दिया, जिससे जाहिर हुआ कि कुछ भी वाज़ेह नहीं था। असल सवाल यह है कि भारत को इसके बदले में क्या मिला? जवाब है कि कुछ भी नहीं मिला। ना दावे के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई हुई, ना कोई बाज़ाब्ता सिफारती मैकेनिज्म तश्कील दिया गया और ना ही इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई फ्रेमवर्क बन सका। भारत ने यह समझकर मुज़ाकरात से गुरेज किया कि इससे पाकिस्तान को जायज़ हैसियत मिलेगी या आलमी मुदाखलत आ जाएगी, लेकिन ये हिकमत अमली गलत साबित हुई। बैनुल-अक़वामी बिरादरी शुरू में भारत के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही थी, लेकिन जंग के बढ़ने और पाकिस्तानी फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद ये हिमायत कमज़ोर हो गई। अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक अमेरिका की मुदाखलत ने पाकिस्तान को सिफारती फ़ायदा दिया, जो भारत हमेशा से रोकना चाहता था, और इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने से भारत ने खुद ही वो 2 तरफ़ा फ्रेमवर्क भी कमज़ोर कर दिया जो 1972 से उसका अहम सिफारती असासा था। इसके अलावा पाक भारत जंग के बाद आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की फौजी और सिफारती कामयाबियों के हवाले से 1 साल से मुसलसल तज्ज़िये और तबसरे शाया कर रहा है। पाक भारत जंग को 1 साल गुजरने पर ब्लूमबर्ग में भी तज्ज़िया शाया हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ झड़प के 1 साल बाद अमेरिकी सदर ट्रंप भारत में नई तशवीश पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के एक बड़ी जंग के करीब पहुंचने के 1 साल बाद भारतीय हुक्काम पाकिस्तान और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात पर मुसलसल तशवीश महसूस कर रहे हैं। का कहना है कि ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात ने पाकिस्तान को वो सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है जो 1 साल पहले उसे हासिल नहीं था। प्राइम खबरें शामिल करते हैं और आप खबर आपके सामने रखेंगे। इसराइल और इसराइल के इंतहा पसंद यहूदियों की इस्लाम और ख़ित्ते के मुसलमानों से नफ़रत और इंतहा पसंदाना सोच तो एक अरसे से दुनिया के सामने है, मगर अब यह सिलसिला सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि क्रिश्चियन मजहब और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद के ख़िलाफ़ भी नफ़रत और तौहीन आमेज़ इक़दामात की एक लहर चल पड़ी है। और इस यहूदी इंतहा पसंदी की क़यादत इसराइल का कोई आम शहरी नहीं, बल्कि लबनान में तैनात इसराइली फ़ौज के सिपाही कर रहे हैं, जो जनूबी लबनान के क्रिश्चियन आबादी वाले इलाकों में क्रिश्चियंस के मुक़द्दस अलामती मुजस्मों की बेहुरमती से बाज नहीं आ रहे हैं और फ़ख्र से तस्वीर भी खिंचवा रहे हैं। जनूबी लबनान के क्रिश्चियन टाउन से ऐसी ही एक और तस्वीर वायरल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि इस इलाके में तैनात एक इसराइली फ़ौजी हज़रत मरियम के अलामती मुजस्मे की तौहीन कर रहा है। वो ख़ुद भी सिगरेट पी रहा है और इस अलामती मुजस्मे के होंठ से भी सिगरेट लगा रहा है, और इस तस्वीर से दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और इसराइली फ़ौज ने फिर ये ऐलान कर दिया है कि वो इस वाक़े को इंतहाई संगीनी के साथ देख रही है। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों जनूबी लबनान के इसी इलाके से एक और इसराइली फ़ौजी की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो हज़रत ईसा के अलामती मुजस्मे को गिराकर उसे हथौड़े से तोड़ रहा था और इसकी तौहीन कर रहा था। इस तस्वीर पर दुनिया भर से इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना बैकलैश आया कि इसराइली हुकूमत और फ़ौज को अपने ही फ़ौजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी। उसे और उसके साथी को 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी इसराइली फ़ौजी बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। मगर सिर्फ लबनान में तैनात इसराइली फ़ौजी नहीं, बल्कि इसराइल के इंतहा पसंद यहूदी खुद इसराइल के अंदर और फ़लस्तीनी इलाकों में आए दिन क्रिश्चियन मज़हब और उसके पैरोकारों से नफ़रत का इजहार करते रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही यरूशलेम में एक इसराइली यहूदी शहरी की क्रिश्चियंस के साथ नफ़रत के इजहार की वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें वो एक नन पर तशद्दुद करता है, उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है, फिर लातें मारता है। इसराइल का कहना है
कि इस वाक़े में मुलविस एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर अमरीकी सहाफ़ी रिचर्ड एंगल ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए बताया कि उन्होंने जब यरूशलेम में क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुख्तलिफ अफराद और एक यहूदी एक्टिविस्ट से बात की तो उन सब ने बताया कि यरूशलेम में क्रिश्चियनिटी की तौहीन करना, यहाँ तक कि क्रिश्चियन शहरियों और उनके मुक़द्दस मकामात पर थूकना मामूल बन चुका है और रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं। She could have died. The grounds are stone here. So she hit her head on the pavement, got a bruise on her face, and then came back and kicked her until another bystander, another local Jewish man in the neighborhood, pulled him off, kicked him. I spoke to a nun. I spoke to a monk. I spoke to the head of the Christian community in Jerusalem. I spoke to a Jewish activist who works to curb Jewish extremism. And all of them told me this kind of thing, not necessarily throwing someone to the ground and coming back and kicking them, but spitting on, particularly spitting and insulting and intimidating Christians, particularly Christian members of the church, people who are dressed either as priests or monks or nuns, is a daily occurrence now. This nun, she told me how a man and his girlfriend, also Jewish extremists, came up. He had filled up his mouth with water so that it wouldn't just be spit. It would be full. Came up right to her face and blew it all into her face and then walked away laughing with the girlfriend. इससे पहले अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को दिए गए इंटरव्यू में एक इस्राएली पादरी ने बताया था कि इसराइल में रहने वाले क्रिश्चियंस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रोज़ाना तौहीन आमेज़ रवैयों को बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर सिर्फ तौहीन ही का मामला नहीं है, बल्कि हालिया अरसे में क्रिश्चियन कम्युनिटी को इबादत से भी रोका गया है या उनकी इबादत में खलल डाला गया है। गुज़िश्ता महीने ईरान जंग के दौरान यरूशलेम में ऐसा ही वाक़या पेश आया। यरूशलेम के क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा जब पाम संडे मनाने के लिए चर्च ऑफ द सिपल्कर पहुंचे तो इस्राएली पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से ही रोक दिया। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ये तकरीब ही नहीं होने दी गई, जिसके बाद अपने एलामिये में क्रिश्चियन मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि सदियों में ये पहली दफ़ा हुआ है कि चर्च को पाम संडे मनाने से ही रोक दिया गया हो। इस वाक़े पर भी दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। इसराइल के यूरोपीय इत्तेहादियों ने इसराइल पर तनकीद की थी और इसराइली हुकूमत वजाहतें दे रही थी, मगर इसराइली फ़ौज गज़ा में अपनी जहारियत के दौरान हुकूमती सरपरस्ती में चर्चिस को भी बराह रास्त बमबारी का निशाना बनाती रही है। जुलाई 2025 में इसराइली फोर्सेस ने गज़ा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर बमबारी कर दी थी, जिसमें 3 अफराद की जान चली गई थी। 10 अफराद ज़ख्मी हो गए थे और ज़ख्मियों में चर्च के पादरी भी शामिल थे। इससे पहले अक्टूबर 2023 में इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में तारीखी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर शदीद बमबारी की थी, जिसमें 18 अफराद की जान चली गई थी और चर्च को नुकसान पहुंचा था। यानी ये रवैया इसराइली फ़ौज में, इसराइली शहरियों में सरायत कर गया है और इसराइली हुकूमत दावे करती है, मगर वो इक़दाम नहीं करती है जिससे इस रवैये को रोका जा सके, इन इक़दाम को रोका जा सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।